चलिए सर, तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 3, इलस्ट्रेशन नंबर 5। नंबर 1 फैक्ट्स ऑफ अमेंडमेंट्स, फैक्ट्स ऑफ आंसर लिखेंगे, ठीक है। नंबर 2 कंक्लूजन ऑफ आंसर, यहाँ तक है, ठीक है, ये वाला पार्ट। अब देखिए सर, इन प्रीवियस ईयर 24-25 में सिंस 10-10-24 टू 31-3-25 तक इंडिया में ही इस फाइनेंशियल ईयर में रहा, ठीक है। 10-10-24 दैट इज़ एक ईयर कब से कब होगा। इंडिया आया था, एक साल के लिए आया था, 10-10-24 से 10-10-25 तक रहा, ठीक है। तो इसमें यहीं तक कवर होगा। अक्टूबर कब आई थी, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च पे ख़त्म हो जाएगा। 173 डे स्टे रहा, दैट इज़ बेसिक कंडीशन का फर्स्ट वाला सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है। अब सेकंड कंडीशन चेक करना होगा, बिकॉज जैसे यहाँ पे तो नहीं हो रहा। अब इन प्रीवियस ईयर 24-25 में 46 दिन गिवन है क्वेश्चन में। इन प्रीवियस ईयर 24-25 में 1-4-22 से लेके 1-6-22 तक रहा। क्वेश्चन में आपको मिल जाएगा सर, इलस्ट्रेशन नंबर 5 में बुक का देखेंगे तो दैट इज़ 1 जून को चला गया, 30 अप्रैल को 31 दिन रहा, मई में 31 दिन रहा, जून में एक दिन रहा, बस से 62 डेज हो रहा है, ठीक है। 10 ईयर इंडिया में ही था। सिंस इन प्रीवियस ईयर 21-22 में प्रीवियस ईयर 20-21 में 365 इधर पूरा प्रीवियस ईयर में रहा। सिंस मिस्टर एक्स सेटिस्फाइड सेकंड बेसिक कंडीशन दैट इज़ रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में 60 दिन है, यस 60 है, दैट इज़ यस 173 डेज है स्टे। एंड लास्ट 4 ईयर में स्टे 365 दिन है, यस दैट इज़ 46 दिन, 62 दिन और 365 ये दोनों कोई भी सॉरी ये दोनों देंगे ठीक है। टोटल स्टे हो गया, ठीक है। अब एडिशनल कंडीशन चेक करेंगे। यस एज मिस्टर एक्स लेफ्ट इंडिया आफ्टर रिसाइडिंग फॉर 10 साल रहने के बाद ऑन 1/6/22 को, देयरफॉर ही विल सेटिस्फाइड बोथ एडिशनल कंडीशन भी, देयरफॉर मिस्टर एक्स इज ROR माना जाएगा। कंक्लूजन ऑफ आंसर था ये, ठीक है सर। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, ठीक है। डेट ऑफ ज्वाइनिंग टिल डेट ऑफ साइनिंग ऑफ आउटसाइड इंडिया माना जाएगा। क्रू मेंबर के लिए ओनली, क्रू मेंबर का केस में ओनली, ठीक है सर। टोटल जून में नहीं है। जून 30 दिन माइनस 5 दिन इक्वल टू 25 डे। जून में 5 दिन है ओनली, ठीक है। तो दैट इज़ 6/6/24 से लेकर के 9/12/24 तक आउटसाइड इंडिया में ही माना जाएगा। जून का 25 दिन, जुलाई का 31, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, दैट इज़ 187 डेज आउटसाइड इंडिया में था, ठीक है, ऐसा माना जाएगा सर। तो देयरफॉर स्टे इन इंडिया कितना हुआ, 365 माइनस 187 इज इक्वल्स टू 178 डेज स्टे इन इंडिया रहा। ईयर कौन सा है, 24-25 का बात हो रहा है। तो 24-25 में सर हाँ लीप ईयर नहीं है, ये 365 दिन ही है हाँ ठीक है स्टे, क्योंकि इसमें 2024-25 में 25 का फरवरी आएगा, जो कि 28 दिन फरवरी है। 187 माइनस 178 डेज कर दिया, सॉरी 365 माइनस 187 डे कर दिया, तो इज इक्वल्स टू 178 दिन स्टे है इंडिया में। एज आनंद क्रू मेंबर है और फॉरेन गोइंग इंडियन शिप में, ही शॉल बी रेसिडेंट इफ़ ही स्टे ड्यूरिंग रिलेवेंट प्रीवियस ईयर दैट इज़ 24-25 में 182 दिन और मोर होता, तो एज हिज स्टे इज़ इन इंडिया इज़ ओनली 178 दिन ही है ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 24-25 में, देयरफॉर ही शॉल बी नॉन रेसिडेंट माना जाएगा। सेकंड बेसिक कंडीशन यहाँ पे चेक नहीं होगा, दैट इज़ ओनली पहला ही बेसिक कंडीशन डिसाइड होगा क्रू मेंबर के केस में, ठीक है। अब देखें एक चीज़ यहाँ पे सर वही चीज़ समझाए थे कि देखो फरवरी का 24-29 दिन होता है, ठीक है, लेकिन ये 24 आएगा 23-24 ईयर में, फाइनेंशियल ईयर 24-25 में थोड़ी आएगा। आंसर फॉलो दिस टाइप, ठीक है, फॉर आंसर इन एग्ज़ाम्स। प्रोविज़न लिख दो, फैक्ट लिख दो, कंक्लूजन लिख दो, ख़त्म इस चैप्टर के लिए ऐसे ही लिखना। अब डीम्ड रेसिडेंट, उस इंडिविजुअल को मान लिया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा अंडर सेक्शन 6 ऑफ सेक्शन 1A के तहत कि नंबर ऑफ डेज स्टे इन इंडिया नॉट रिलेवेंट होगा यहाँ पर। बेसिक कंडीशन, एडिशनल कंडीशन, डीम्ड वर्ड के वजह से यहाँ कुछ भी नहीं देखना है, ना ही नंबर ऑफ डेज स्टे इन इंडिया देखना है, ना बेसिक
ना बेसिक कंडीशन देखना है, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं देखना है, ठीक है सर। यहाँ देखो नोट, मिस्टर एक्स दुबई में रहता है, वहाँ टैक्स फ्री है कंट्री, ठीक है, टैक्स फ्री कंट्री है वो। मिस्टर एक्स से इंडिया में ही टैक्स लिया जाएगा इफ़ ऑल, ये 3 कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाता है तो डीम्ड ज़बरदस्ती टैक्स लिया जाएगा, ठीक है। कंडीशन 1, इंडिविजुअल होना चाहिए, इंडिविजुअल इंडियन सिटीजन होना चाहिए। कंडीशन 2, इंडियन इनकम 15 लाख 1 रुपये से ज़्यादा होना चाहिए। नॉट पेइंग टैक्स होना चाहिए इन एनी कंट्री ड्यू टू डोमिसाइल रेसिडेंट एंड, किसी भी कंट्री में उस हिसाब से रुकता है कि टैक्स लाइबिलिटी ना आए उस पर, या फिर कोई ऐसा कंट्री जो कि टैक्स हेवन कंट्री, एग्जाम्पल दुबई वाला, ठीक है सर। इफ़ अबव 3 कंडीशंस आर सेटिस्फाइड तो सच इंडिविजुअल को RNOR मान लेंगे। इफ़ अबव कंडीशन इज़ नॉट सेटिस्फाइंग तो NR माना जाएगा वो इंडिविजुअल को, ठीक है सर, सिंपल। अब देखते हैं एग्जांपल नंबर 1, मिस्टर एक्स इंडियन सिटीजन है एंड इंडियन इनकम है 16 लाख का, फॉरेन इनकम है 10 लाख का, विजिट कर रहा है इंडिया ड्यूरिंग, ध्यान रखना इंडियन सिटीजन है, विजिट कर रहा है इंडिया ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 24-25 में 70 दिन के लिए स्टे है। मिस्टर एक्स डज नॉट पे एनी टैक्स एनीवेयर इन द वर्ल्ड, कहीं भी टैक्स पे नहीं करता है। एज ही इज़ इंडियन सिटीजन हुज इंडियन इनकम एक्सीड 15 लाख एंड नॉट पेइंग टैक्स इन इंडिया नॉट पेइंग टैक्स इन एनी कंट्री इन द वर्ल्ड, कहीं भी नहीं देता है। सेक्शन 6(1)(a) अप्लाई होगा। इवन मिस्टर एक्स इंडिया सिटीजन है, विजिट कर रहा है इंडिया फॉर लेस देन 120 दिन के लिए ड्यूरिंग रिलेवेंट प्रीवियस ईयर 24-25 में, बट ही शॉल बी डीम्ड टू बी रेसिडेंट माना जाएगा इस सेक्शन के वजह से, बिकॉज इंडियन सिटीजन तो है ही, इंडियन इनकम भी इसका एक्सीड है और विजिट कर रहा है इंडिया को, ठीक है सर, और कहीं भी टैक्स नहीं देता है। तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड है। इंडिविजुअल है इंडिया का, 15 लाख से इंडियन इनकम ज़्यादा है, कहीं भी टैक्स नहीं देता है, इस वजह से यही आंसर है इसका, खत्म। अब देखते हैं सर और बातों को। मिस्टर एक्स इंडियन सिटीजन है, एनालिसिस विजिट कर रहा है इंडिया किया, ठीक है। बेसिक कंडीशन का फर्स्ट लगेगा वरना स्पेशल कैटेगरी लगेगा, ठीक है, क्योंकि इंडियन सिटीजन आ रहा है, विजिट कर रहा है इंडिया को, ठीक है। फर्स्ट वाला बेसिक कंडीशन एक 180, फर्स्ट वाला बेसिक कंडीशन 182 सेटिस्फाइड है, बस बात ख़त्म। एडिशनल कंडीशन देखेंगे सीधे। और यहाँ क्या है से, अब देखो स्टे इन रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में ये सब है, स्टे इन लास्ट 4 प्रीवियस ईयर, स्टे इन लास्ट 7 ईयर, रेसिडेंट इन 2 साल आउट ऑफ 10 साल में से इंडियन इनकम कमाया है कितना, रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होगा। स्टे इन इंडिया है, स्टे इन प्रीवियस ईयर में 190 दिन, बेसिक वाला ही ख़त्म हो गया, बस बात ख़त्म। स्टे इन 4 साल से कोई मतलब नहीं है, स्टे इन लास्ट साल 8 साल, एडिशनल कंडीशन चेक होगा, एडिशनल कंडीशन चेक होगा कि ROR है या क्या है। 7 साल में लास्ट का 7 साल में 730 दिन से ज़्यादा है और 2 साल रेसिडेंट भी है, ठीक है। इंडियन इनकम 6 लाख कमाई, इससे कोई मतलब नहीं, ROR माना जाएगा नॉर्मल रूट से ही, ठीक है। दैट इज़ नो यूज़ ऑफ डाटा, जो कटा हुआ है उसका, जो येलो है वो सब यूज़ और ऑफ डाटा है, ठीक है। स्टे इन इंडिया है 200 दिन, यहीं पे रेसिडेंट बन गया, सीधे एडिशनल कंडीशन चेक करेंगे 7 साल में, ये भी है बट यहाँ नहीं है, तो ये RNOR माना जाएगा नॉर्मल रूट से, ठीक है। नंबर नो यूज़ ऑफ डाटा ग्रीन वाला कटा हुआ है। फिर 150 दिन स्टे है इंडिया में, अब 60 दिन से ऊपर है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या बेसिक कंडीशन फर्स्ट वाला 182 डे से कम स्टे है, देयरफॉर स्पेशल रूट में गिरेगा, 120 दिन से ज़्यादा है स्टे, यस, बिकॉज इंडियन सिटीजन वापस विजिटिंग पे आया है, तो इसीलिए इंडियन सिटीजन वाला रूल लगेगा सर, यस सर। तो 120 दिन से ज़्यादा है, यस, यहाँ पे भी 120 दिन से ज़्यादा है। लास्ट 4 साल में 400 दिन से ज़्यादा है, 400 दिन से ज़्यादा है, यस, ठीक है, ये भी हो गया। अब यहाँ पे लास्ट 7 ईयर से मतलब नहीं है, लास्ट प्रीवियस 2 ईयर से मतलब नहीं है। अब यहाँ इंडियन इनकम से पहला पे 20 लाख है, दूसरा में 12 लाख है, 12 लाख है तो NR बन जाएगा स्पेशल रूट से, 20 लाख है तो RNOR माना जाएगा स्पेशल रूट से। जो कटा हुआ है वो यूज़ ऑफ डाटा नहीं है, जो येलो है उसका यूज़ ऑफ डाटा है, ठीक है सर, यही चीज़ है। एडिशनल कंडीशन से मतलब ही नहीं है यहाँ पे स्पेशल कैटेगरी के केस में, ये दोनों, ठीक है सर, ओके। और पहला में क्या था, जब पहला ही बेसिक कंडीशन फुलफिल हो जा रहा था तो सेकंड बेसिक कंडीशन की तरफ जाना ही नहीं था, इसीलिए ये सब स्पेशल रूट का कोई मतलब ही नहीं बनता है, बस यही चीज़ें समझाना था। अब देखिए इन शॉर्ट में सर समझिए, ये चारों ओनली इंडिविजुअल के केस में लगता है।
नॉर्मली। सेकंड, 2 बेसिक कंडीशन है, इन्हीं से 1 सेटिस्फाइड करना होगा, प्लस 2 एडिशनल कंडीशन है, सेटिस्फाइड होता है, ठीक है। तो एवरी टाइम एक्सेप्ट स्पेशल कैटेगरी को छोड़ के, ठीक है, ये यहाँ यूज़ नहीं करना है, ये यहाँ पे यूज़ नहीं करना है, ठीक है, ओनली स्पेशल कैटेगरी छोड़ के, मतलब ये जनरली नॉर्मल रूट है। इतना समझिए सर, ये है नॉर्मल रूट। अब आता है स्पेशल कैटेगरी 1, उसके लिए इंडियन सिटीजन के लिए जो लीव कर रहा है इंडिया से बाहर जा रहा है, एम्प्लॉयमेंट या क्रू मेंबरशिप हो, उसके लिए है ओनली फर्स्ट बेसिक कंडीशन का ऑप्शन है ये लोग के पास, प्लस दो एडिशनल कंडीशन भी चेक करना होगा नॉर्मल वाला। अगर पहला कंडीशन बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड कर दे तो, नहीं कर पाया वहीं पे एनआर बन जाएगा, बस बात करता। स्पेशल कैटेगरी 2 पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के लिए है या फिर इंडियन सिटीजन के लिए है जो विजिट कर रहा है इंडिया को, इंडिया आ रहा है, पहला बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया प्लस 2 एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया तो नॉर्मल रूट कहते हैं इसको, उसी में डाल दो। अगर इसमें नहीं गिरा तो स्पेशल रूट है, इसमें डाल दो। रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में 120 दिन या उससे ज़्यादा होना चाहिए, लास्ट 4 साल में 365 दिन या उससे ज़्यादा होना चाहिए, इंडियन इनकम 15 लाख से एक्सीड होना चाहिए, ठीक है। स्पेशल कैटेगरी 3 डीम्ड रेसिडेंट का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ज़बरदस्ती बनाया जाएगा रेसिडेंट यहाँ पर। इंडियन सिटीजन होना चाहिए, इंडियन इनकम 15 लाख रुपीज़ एक से ऊपर होना चाहिए, नॉट पे टैक्स इन एनी कंट्री इन द वर्ल्ड होना चाहिए, RNOR माना जाएगा ओनली, बस बात खत्म। बेसिक कंडीशन, एडिशनल कंडीशन कुछ भी यहाँ पे नहीं देखना है, यहाँ पे कुछ भी चेक नहीं करना है, ये सेटिस्फाइड नहीं हुआ NR बन जाएगा सीधे, ROR यहाँ पे बन ही नहीं सकता इस डीम्ड रेसिडेंट वाले कॉन्सेप्ट में, ठीक है। अब देखते हैं सर कुछ पॉइंट है एग्जाम्पल का। एग्जाम्पल नंबर 1, अमिताभ बच्चन इंडियन सिटीजन है, मुंबई में रहता है, आउटसाइड शूटिंग करने के लिए अमेरिका गया, 10/7/24 को गया और 15/12/2024 को वापस आ गया, ठीक है। तो क्वेश्चन, कौन सा प्रोविज़न लगेगा इनके ऊपर? नॉर्मल कैटेगरी लगेगा फर्स्ट वाला, बिकॉज ये सिंपली बस गए हैं शूटिंग के लिए गया है और ऐसे ही बस, इसी वजह से इन पे ऊपर नॉर्मल ही लगेगा। सिंस जॉन अब्राहम इंडियन सिटीजन है, रिसाइड रहता है कनाडा में, घर है, कम्स टू इंडिया आ रहा है फॉर मूवी शूट के लिए, ठीक है। तो ये इंडिया आ रहा है, 15/7/24 को आया और 10/1/25 को गया, ये कैटेगरी 3 दैट इज स्पेशल कैटेगरी 2 ये वाला है, ठीक है। इंडिया स्पेशल कैटेगरी 2 में आएगा बिकॉज इंडियन सिटीजन है जो विजिटिंग के लिए आया है इंडिया में, इंडियन सिटीजन विजिट कर रहा है इंडिया, ठीक है। ये नॉर्मल में जाएगा अमिताभ बच्चन की, नॉर्मल गया है बाहर, तो नॉर्मली उसका चेक करना है कि कितना दिन कहाँ स्टे रहा है, बस बात खत्म। बिपाशा बासु इंडियन सिटीजन है, रिसाइड रहती है ऑस्ट्रेलिया में, विजिट इंडिया में, ठीक है, इंडियन सिटीजन ये भी है, रहती है बाहर, विजिट इंडिया में फॉर एड शूट के लिए, बस 10 दिन के लिए, इंडियन इनकम 25 लाख कमाई, नॉट पे इन टैक्स इन एनी कंट्री, कहीं नहीं डालती है, इसको क्या डाला जाएगा इसके ऊपर? कैटेगरी 4 दैट इज़ ये वाला लग जाएगा। स्पेशल कैटेगरी 3 लगेगा बिकॉज इंडियन सिटीजन है और 25 लाख कमाई है और कहीं भी नहीं की है टैक्स पे, ठीक है, इसी वजह से इस पर डीम्ड रेसिडेंट का कॉन्सेप्ट लग जाएगा बिपाशा बासु के ऊपर, ठीक है सर। स्पेशल कैटेगरी 1 है किसके लिए? इंडियन सिटीजन है जो कि इंडिया लीव कर रहा है, बाहर जा रहा है छोड़कर इंडिया को फॉर परमानेंट एम्प्लॉयमेंट के लिए या फिर एज अ क्रू मेंबर। स्पेशल कैटेगरी 2 किसके लिए? इंडियन सिटीजन है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के लिए है जो विजिट कर रहा है इंडिया आ रहा है। स्पेशल कैटेगरी 3 किसके लिए है? जो इंडियन सिटीजन है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन यहाँ कवर नहीं होगा, ये बात ध्यान रखना, नॉट पे टैक्स इन एनी कंट्री इन द वर्ल्ड, कहीं भी टैक्स नहीं देता, प्लस इंडियन इनकम ₹15 लाख से ज़्यादा है, बस तब लगेगा ये। देयरफॉर इंडिया विजिट से कोई लेन देन नहीं है इस कैटेगरी में, स्टे नंबर ऑफ डेज से कोई मतलब नहीं है ये वाले में, डिम्ड वाला रेसिडेंट में इसमें कुछ भी नहीं देखना है, बस सीधे पकड़ के रेसिडेंट बना देना है, इंडियन इनकम ऊपर होगा तो, और वो कहीं टैक्स नहीं दे रहा और वो इंडियन सिटीजन हो, बस सीधे उसको पकड़ के सर्च बना देना है, इंडियन इनकम मान के उसको टैक्स डाल देना है डीम्ड रेसिडेंट का कॉन्सेप्ट के थ्रू। एग्जाम्पल 1, मिस्टर एक्स पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, विजिटिंग कर रहा है इंडिया ड्यूरिंग रिलेवेंट प्रीवियस ईयर फॉर 100 दिन के लिए, ठीक है, 100 दिन के लिए स्टे रहा, लास्ट 4 ईयर में 400 दिन स्टे है, इंडियन इनकम 18 लाख है, नॉट पेइंग टैक्स इन एनी कंट्री, ठीक है, रिलेवेंट रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर प्रीवियस ईयर 24-25 बताओ, ठीक है सर।
मिस्टर एक्स पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है एंड स्टे कर रहा है ड्यूरिंग रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में 120 दिन से कम, ठीक है, दैट इज़ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, विजिटिंग इंडिया पे आ रहा है, ये वाला, या तो ये लग जाएगा या तो ये लग जाएगा, ठीक है सर। मिस्टर एक्स पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है एंड स्टे ड्यूरिंग रिलेवेंट प्रीवियस ईयर 120 दिन से कम है, दैट इज़ ओनली 100 दिन है, लेस देयरफॉर मिस्टर एक्स इज एनआर माना जाएगा यहीं पर। हाँ, डीम्ड रेसिडेंट प्रोविजनल नॉट एप्लीकेबल होगा फॉर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन पे, बिकॉज ये पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, इंडियन सिटीजन नहीं है। ये एप्लीकेबल होता है ओनली फॉर इंडियन सिटीजन के लिए। क्वेश्चन में लिख दिया है डायरेक्टली कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है मिस्टर एक्स, तो ही मानना। ऐसा नहीं लिखा है तो अपने से मत एज्यूम कर लेना, ठीक है, वरना गलत हो जाएगा आंसर। अब यहाँ पे इंडिविजुअल ख़त्म होता है, यहाँ पे सर एचयूएफ का केसेस को देखना है, ठीक है सर। एचयूएफ का कंट्रोल एंड मैनेजमेंट पे डिसाइड होता है एचयूएफ रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट। इफ़ एचयूएफ रेसिडेंट बन जाए तो कर्ता पे डिपेंड करेगा कि एचयूएफ क्या बनेगा, आरओआर या आरएनओआर। ये भी हम लोग सर कॉपी में समरी नोट्स में डिस्कस किए हुए हैं। रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एचयूएफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली 100% या पार्टली, थोड़ा सा भी 1% भी इंडिया में है, पे मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है, ठीक है। कंट्रोल एंड मैनेजमेंट पर डिपेंड करता है कि कहाँ है, इंडिया में है, यस है तो रेसिडेंट माना जाएगा। नो, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली आउटसाइड इंडिया में है तो नॉन रेसिडेंट कहलाएगा वो एचयूएफ। अगर इंडिया में है और वो रेसिडेंट बन गया तो अब यहाँ से वो आरओआर बनेगा या वो आरएनओआर बनेगा, ये कर्ता पे डिपेंड करता है, ठीक है सर। अगर कर्ता ये कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं कर पाता है, इफ़ कर्ता सेटिस्फाइड टू एडिशनल कंडीशन, ठीक है, अगर कर्ता सेटिस्फाइड कर दे दो एडिशनल कंडीशन को, सेम एडिशनल कंडीशन बेसिक वाला, दैट इज़ कर्ता लास्ट दो प्रीवियस ईयर में, लास्ट 2 प्रीवियस ईयर कोई भी लास्ट का 10 साल में से वो रेसिडेंट होना चाहिए, और लास्ट 7 प्रीवियस ईयर में 730 दिन उसका होना चाहिए इंडिया में स्टे, तो फिर वो सेटिस्फाइड कर दिया और इस तरह से आरओआर कहा जाएगा एचयूएफ को, ठीक है। अगर वो सेटिस्फाइड नहीं किया तो आरएनओआर कहा जाएगा वो एचयूएफ को, ठीक है। अब कंट्रोल एंड मैनेजमेंट मतलब बिजनेस का की डिसीजन कहाँ पे लिया जाता है, दैट इज़ टॉप लेवल मैनेजमेंट का डिसीजन कहाँ पे डिसाइड होता है, ठीक है सर। एग्जाम्पल 1, सिंस मिस्टर आर करता है एचयूएफ का आर एंड सन्स का कंपनी का, ठीक है, आर एंड सन्स बिजनेस करती है इन मुंबई में, ऑस्ट्रेलिया में रिसाइड करता है मिस्टर आर ऑस्ट्रेलिया में ही रहता है। सिंस इफ़ करता बिजनेस का की डिसीजन ऑस्ट्रेलिया से लेता है, एज 100% कंट्रोल इज़ आउटसाइड इंडिया में है, ऐसा माना जाएगा, देयरफॉर एचयूएफ नॉन रेसिडेंट कहलाएगा, ठीक है सर। एग्जाम्पल 2, इफ़ करता रेगुलरली विजिट करता है इंडिया फॉर 100 दिन के लिए तो टू मैनेज इट्स बिजनेस, तो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली और पार्टली इन इंडिया में आ गया है, देयर सिंस एचयूएफ इज़ रेसिडेंट बन जाएगा। सिंस फर्स्ट एडिशनल कंडीशन लास्ट 7 ईयर में 730 दिन और मोर चेक करेंगे, दैट इज़ नहीं है, 700 दिन ही स्टे है ओनली, देयरफॉर एचयूएफ इज़ आरएनओआर कहलाएगा, रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, ठीक है। एग्जाम्पल 2, मिस्टर अर्नव करता है ऑफ ए एंड सन्स एचयूएफ का रिसाइड विद द फैमिली इन नॉर्थ अमेरिका में रहता है, हाउएवर ही रेगुलरली विजिट इंडिया फॉर मैनेजिंग अफेयर्स ऑफ बिजनेस ड्यूरिंग रिलेवेंट प्रीवियस ईयर। 24-25 में विजिट किया इंडिया 50 दिन के लिए, एंड प्रायर 24-25 में ही विजिटेड 100 दिन के लिए, ठीक है, एवरी ईयर, एंड प्रायर टू 24-25 से पहले 100 दिन के लिए आता था, ठीक है सर। डिटरमाइन करो रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ अर्नव टू एंड हिज एचयूएफ एंड सन्स, इसका भी एचयूएफ का भी और अर्नव का भी। एचयूएफ एज करता अर्नव विजिट इंडिया रेगुलरली टू मैनेज बिजनेस, देयरफॉर कर एचयूएफ सॉल्व भी रेसिडेंट है, हाउएवर करता इज नॉट प्रेजेंट इन इंडिया फॉर 730 दिन और मोर इन लास्ट 7 ईयर, दैट इज 700 दिन है ओनली, देयरफॉर एचयूएफ सॉल्व भी आरएनआर। अर्नव इंडियन सिटीजन विजिटिंग इंडिया का केस है, रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में 50 दिन ओनली स्टे है, ओनली इंडिया में स्टे है, इंडियन इनकम 10 लाख कमाए इंडिया से ओनली, ठीक है सर। अर्नव इज़ इंडियन सिटीजन है, इंडियन इनकम ऑफ अर्नव इज़ 10 लाख है, एंड इनकम ऑफ एंड सन्स है 8 लाख, ठीक है सर। एज अर्नव कमाया है रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में स्टे 50 दिन ओनली इंडिया में स्टे है, इंडियन इनकम 10 लाख कमाया है इंडिया में, एज अर्नव इज़ इंडियन सिटीजन फॉर बीइंग रेसिडेंट हिज स्टे शुड बी
एटलीस्ट 120 दिन होना चाहिए ड्यूरिंग रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में, एज हिज स्टे इज़ ओनली फॉर 50 डेज है, ठीक है, ड्यूरिंग रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में, देयरफॉर ही शॉल बी एनआर माना जाएगा। एज सिंस ऑल्सो डीम्ड रेसिडेंट प्रोविजन शॉल नॉट बी अप्लीकेबल एज इंडियन इनकम इज़ नॉट एक्सीडिंग 15 लाख से ज़्यादा नहीं है, इसलिए वो भी नहीं लगेगा। ठीक है सर, अब अगला पॉइंट देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 5। सिंस आर करता है जो विजिट करता है इंडिया टू मैनेज अफेयर ऑफ हिज बिजनेस एंड कंट्रोल एंड मैनेज करता है, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट देखता है इन इंडिया से ही, एंड हेंस HUF रेसिडेंस होगा। ठीक है, सिंस ऑल्सो करता विजिट फॉर 105 दिन एवरी डे, एडिशनल कंडीशन ही लास्ट 7 ईयर स्टे 735 दिन स्टे होगा, यस है। एंड ऑल्सो ही विल सेटिस्फाइड सेकेंड बेसिक कंडीशन 60 डेज वाला, एडिशनल कंडीशन सेकेंड सिंस लास्ट 10 ईयर एटलीस्ट 2 ईयर रेसिडेंट है, यस वो भी है। देयरफॉर करता सेटिस्फाइड बोथ एडिशनल कंडीशन, हैंस HUF इज ROR ही कहलाएगा। ठीक है, अब से छोटा सा बात है यहाँ पे कि फॉर्म AOP BOI AJP लोकल अथॉरिटी, AJP मतलब आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन ट्रस्ट सोसाइटी ETC, इनका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली और पार्टली इन इंडिया में हो तो अगर है यस तो रेसिडेंट माना जाएगा, नहीं है तो सीधे नॉन रेसिडेंट माना जाएगा। कंट्रोल एंड मैनेजमेंट पे डिसाइड करता है। ठीक है सर, नोट 1 ROR या RNOR ये सब इंडिविजुअल और HUF में ही होता है ओनली, बाकी सब में रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट होता है ओनली। ठीक है सर, ये सब हम लोग डिस्कस किए हैं समरी नोट्स कॉपी में। 2 टाइप्स ऑफ कंपनी होता है, इंडियन कंपनी जो इनकॉर्पोरेट और रजिस्टर्ड हुआ है इंडिया में ही रजिस्ट्रेशन हुआ है उसका, देयरफॉर ऑलवेज रेसिडेंट माना जाएगा वो। फॉरेन कंपनी के केस में प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट POEM चेक करते हैं। यस इफ़ इन इंडिया में हो पोएम यस तो रेसिडेंट माना जाएगा वो फॉरेन कंपनी, नो नहीं है पोएम इंडिया में तो नॉन रेसिडेंट माना जाएगा वो फॉरेन कंपनी। ठीक है, पोएम मतलब मेजोरिटी ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट डिसीजन कहाँ होता है, दैट इज़ प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट कहाँ है बिजनेस का। ठीक है सर, पॉइंट नंबर 18 HUF के केस में कंट्रोल एंड मैनेजमेंट देखते हैं। अगर इंडिया में आउटसाइड इंडिया है तो वो NR है, अगर इंडिया में है तो वो रेसिडेंट बन जाएगा। फिर अब यहाँ से कर्ता पे डिपेंड करता है कि वो ROR बनेगा HUF या RNOR बनेगा। अगर कर्ता बोथ एडिशनल कंडीशन को सेटिस्फाइड कर देता है, जो बेसिक कंडीशन का बोथ एडिशनल कंडीशन है वो दोनों को, तो ये सेटिस्फाइड कर देता है तो ROR बन जाएगा HUF, और नहीं कर पाता है तो RNOR बन जाएगा HUF। ठीक है, फॉर्म AOP BOI AJP लोकल अथॉरिटी ये लोग के केस में कंट्रोल एंड मैनेजमेंट को देखते हैं। अगर इंडिया में है तो वो रेसिडेंट माना जाएगा, अगर आउटसाइड इंडिया में है तो वो सिर्फ नॉन रेसिडेंट माना जाएगा सीधे। बस बात ही का था। उसके बाद आता है इंडियन कंपनी जो कि रजिस्टर और इनकॉर्पोरेट हुआ है वो ऑलवेज रेसिडेंट माना जाएगा, और कंपनी अगर फॉरेन कंपनी है तो पोएम देखा जाएगा। अगर उसका पोएम, ठीक है, उसका पोएम इंडिया में ही है, ठीक है, अगर उसका पोएम इफ इंडिया में है तो रेसिडेंट माना जाएगा, अगर आउटसाइड इंडिया में उसका पोएम है तो वो नॉन रेसिडेंट माना जाएगा। ठीक है, नहीं आएगा इस पे एग्ज़ाम में क्वेश्चन, HUF फॉर्म कंपनी AOP BOI ये सब पे 20 मिनट लगा पढ़ने में, तो इस पर नहीं आएगा एग्ज़ाम में। इंडिविजुअल में स्पेशल कैटेगरी 2 दैट इज़ इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन विजिट करता है इंडिया, ये आएगा, या फिर डीम्ड रेसिडेंट वाला केस आएगा। स्पेशल कैटेगरी 399% ही सही आता है क्वेश्चन यही दोनों में से। ठीक है सर, करता है इंडियन सिटीजन है, विजिट कर रहा है इंडिया, एडिशनल कंडीशन 7 दिन में 730 दिन होना चाहिए, और लास्ट 2 साल कोई भी आउट ऑफ 10 ईयर्स रेसिडेंट होना चाहिए। स्पेशल कैटेगरी 2 लगेगा बिकॉज पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है जो इंडियन सिटीजन विजिट कर रहा है। ओके, थैंक यू।